जय हिंद साथियों, मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ पॉलिटिकल साइंस में भारतीय संविधान का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स में से। वैसे पूरा ही संविधान इम्पॉर्टेंट है, तो संविधान का निर्माण आज हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले जैसे एक नॉर्मल टीचर पढ़ाता है हम वैसे पढ़ेंगे, फिर मेरे स्टाइल में जब ये पूरा टॉपिक हो जाएगा तो मैं अपना स्टाइल बताऊँगी कि मैं कैसा पढ़ाना चाहती हूँ। बट अभी शायद बच्चे मतलब स्टूडेंट्स तैयार नहीं है, लर्नर्स तैयार नहीं है। तो चलिए मैं पढ़ाती हूँ एज जैसे सब लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। तो हम संविधान का निर्माण पढ़ेंगे, तो हम क्या क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। पहले तो संविधान सभा की मांग सबसे पहले हम देखेंगे, फिर हम देखेंगे संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, फिर हम देखेंगे कि संविधान सभा की कार्यप्रणाली कैसे थी, कैसे उसने काम किया, फिर हम देखेंगे संविधान सभा की जो समितियां थी वो कौन कौन सी थी, समितियां ही पूरा काम करती थी क्योंकि। फिर हम देखेंगे स्वतंत्रता के बाद जो संविधान थी मतलब संविधान सभा थी उसमें क्या बदलाव आए, और फिर हम देखेंगे कुछ फैक्ट्स एंड फिर मैं अपने स्टाइल में आपको बताऊंगी इस टॉपिक को याद करने का एक बेस्ट तरीका, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं संविधान के निर्माण के लिए लेकिन सभा की मांग। तो देखिए संविधान सभा की मांग, संविधान बनाने की बात तो काफ़ी टाइम से चल रही थी कि संविधान बनना चाहिए, लेकिन संविधान सभा की बात करें ना तो संविधान ऐसा तो है नहीं कि संविधान अपने आप में बन जाएगा। तो आपको हिस्ट्री वाला चैप्टर्स का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि देखो मैम भी दूसरे टीचर्स की तरह रेफरेंसेस दे रही हूँ, क्योंकि आपको लिंक होना बहुत ज़रूरी है। जैसे इससे पहले वाली वीडियोस में हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा था, तो उसमें हमने बात की थी कि 1935 को अगर समझना है तो हमें समझना पड़ेगा कि 1928 की मोतीलाल नेहरू की जो रिपोर्ट थी, उससे पहले जो 1927 में साइमन कमीशन आया था, फिर उसके बेसिस के बाद में जब गोलमेज सम्मेलन हुए और उसके बाद में कभी आके उसके आधार पे बना था 1935 का अधिनियम। तो हिस्ट्री जानेंगे तभी हम उसको अच्छे से समझ पाएंगे। वैसे ही अगर हमें संविधान सभा को समझना है तो हम हिस्ट्री का थोड़ा सा नॉलेज तो होना चाहिए, लेकिन अभी मैं आपसे वो तो डिमांड नहीं कर सकती हूँ ना, मैंने पढ़ाया नहीं है तो। लेकिन चलिए मैं आपको क्या कह सकती हूँ कि जैसे संविधान सभा है तो जब हमें संविधान का निर्माण करना है तो कुछ लोग तो चाहिए ना संविधान बनाने के लिए। तो संविधान सभा के जो मांग की वो की सबसे पहले 1934 में किसने, एम.एन. रॉय ने। किसने, एम.एन. रॉय ने। फिर क्या हुआ, फिर 1935 में कांग्रेस ने भी यही मांग दोहराई कि हाँ बिल्कुल एक संविधान सभा होनी चाहिए। फिर 1938 की बात है जब जवाहरलाल नेहरू ने, 1937 की हो या 38 की हो थोड़ा सा देख भी लेना, वैसे 38 ही होनी चाहिए। जवाहरलाल नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले वो जवाहरलाल नेहरू, तो इन्होंने कहा हाँ संविधान सभा का निर्माण तो होगा लेकिन वो वयस्क मताधिकार के आधार पे होगा, वयस्क मताधिकार के आधार पे होगा। ऐसा नहीं होगा कि उसमें कोई भारतीय ही ना हो जैसे साइमन कमीशन बना के आ गए थे। तो फिर 1939 में कहा जो मतलब कि कांग्रेस थी उसने भी कहा कि हाँ ये बिल्कुल बात सही कही है कि संविधान सभा का जो निर्माण होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पे होगा। फिर 1940 का साल आया और हमें पता है कि 1939 में क्या, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया है। पहले तो जो वायसराय थे उस टाइम पे लिनथे को उन्हें लगा कि हम तो इजीली जीत जाएंगे, हमें इंडियंस की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जब आगे बढ़ता है युद्ध और देखा जाता है कि हार मिल रही है यहाँ से अच्छे से, मतलब स्ट्रांगली इंडिया का हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मिल ही नहीं रहा है यहाँ तक की, तो वो सोचते हैं कि चलो हम तुम्हारी ये मांगे मान लेंगे। तो पहली बार अगस्त प्रस्ताव में सैद्धांतिक तौर पे क्या कह दिया जाता है, ये कहा जाता है कि हाँ हम ये संविधान सभा बनाएंगे ऐसा वैसा। मतलब थोड़ा सा जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो इसको बहुत डेप्थ में देखेंगे, लेकिन यहाँ बस इतना समझ लीजिए कि हाँ अगस्त प्रस्ताव में सैद्धांतिक तौर पे संविधान सभा मांग की बात स्वीकार की गई थी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं और मुझे साफ करने के लिए चाहिए होगा, यस ये चाहिए होगा कपड़ा। तो हाँ अब हमें बात करनी है संविधान सभा का गठन की। तो चलिए संविधान सभा का गठन भी करा देते हैं। संविधान सभा का गठन, अब देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है, आप वैसे याद करोगे होगा भी नहीं, तो पहले आधार समझना है, खुद से क्वेश्चन पूछना है कि संविधान सभा बनी
तो किस आधार पे बनी, किसने बताया होगा कि ऐसे ऐसे इतने लोग चुने जाएंगे, ये सब कुछ। तो इसके लिए आया कैबिनेट मिशन। अब कैबिनेट मिशन एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट वो मैं इंडियन हिस्ट्री में कवर कराऊंगी, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन के जो मतलब कि सिफारिश या अनुशंसाएँ थी उसके आधार पे इसका निर्माण हुआ, कैबिनेट मिशन के आधार पे, ठीक है। अब अगर बात कर लेते हैं सदस्यों की, तो पहले सीट देखेंगे इधर, तो हर 10 लाख पे एक सीट आवंटित की गई थी। 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट आवंटित की गई थी। और अगर वैसे सदस्यों की बात करें तो यहाँ पे थे मतलब कि जो 93 सदस्य थे, ये थे रियासतों से। कहाँ से थे? रियासतों से। बाकी जो 296 लोग थे, ये थे ब्रिटिश क्षेत्र से। अब ब्रिटिश क्षेत्र से जो थे, अब इनको भी हम ब्रिटिश क्षेत्र वालों को भी 2 भागों में बांटेंगे। एक थे 4 सदस्य थे मुख्य आयुक्त प्रांत से, मुख्य आयुक्त प्रांत से, और बाकी 292 जो थे वो थे प्रांतों से, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे जो सदस्य थे, ये टोटल सदस्य कितने हो रहे हैं? 389 हो रहे हैं, ठीक है। 389 हो रहे हैं, हाँ 389 हो रहे हैं। अब इसके बाद में चुनाव हुए, तो चुनाव में क्या हुआ, मतलब चुनाव होने से पहले हम देखेंगे कि हाँ, तो जो मुस्लिम थे और जो सिख थे उनके लिए हुआ कैसा हुआ? उनके लिए हुआ सांप्रदायिक निर्वाचन, यानी कि इनके ही लोगों में से चुना जाएगा, इनके ही उम्मीदवारों को, मतलब इनके ही समुदाय यानी कि लोग ही चुनेंगे, ठीक है। जो उम्मीदवार होंगे वो भी इन्हीं के समुदाय के खड़े होंगे। और जो सामान्य की सीटें थी उनमें ऐसा था कि इनको चुना जाना था प्रांतीय असेंबली से अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। तो और इन्हें जो रियासत वाले लोग थे इनको चुना जाना था सीधा नामांकन द्वारा। तो देखो, इसीलिए कहा जाता है अल्प रूप से क्या थी, मतलब कि मनोनयन हुआ था, मनोनीत किए गए थे, या वैसे कह दिया गया था, मतलब नामांकन हुआ तो अल्प रूप से क्या हुई थी, अल्प रूप से चुनी हुई थी, अल्प रूप से नामांकित थी, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, चुनाव होगा, लेकिन अप्रत्यक्ष चुनाव होगा, ठीक है। तो यहाँ अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। अब चुनाव हुए, ठीक है। चुनाव के बाद आ जाते हैं हम, चुनाव के बाद क्या हुआ, 208 सीटों पे तो मुस्लिम लीग वो कांग्रेस आ गई, और बाकी 70 सीटों पे या 73 सीटों पे मुस्लिम लीग थी, और जो 15 सीटें थी वो अन्य लोगों की थी, और जो 93 सीटें दी गई थी ये भरी ही नहीं गई थी, क्योंकि रियासतों के कई प्रतिनिधियों ने खुद को अलग रखा था, क्योंकि यहाँ पे उनको ही था कि वो कोई भी प्रतिनिधि चुन सकते हैं अपने मतलब बिना निर्वाचन कराए। तो ये हो गया सदस्यों का पूरा वो। अब क्या होगा कि हमें देखना है कि कार्यप्रणाली, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ मैं बताऊं कि जब आज़ादी मिल जाती है और सदस्य चले जाते हैं तो क्या होता है। तो हम संविधान की कार्यप्रणाली से पहले ये देख लेते हैं कि संविधान सभा के जो सदस्य संख्या थी स्वतंत्रता के बाद वो क्या रहती है। तो जो मतलब कि स्वतंत्रता के बाद क्या होता है कि जो 389 लोग हैं इनमें से कुछ लोग कहाँ चले जाएंगे, पाकिस्तान। तो जितने भारत में बचेंगे वो होंगे टोटल 299। 299 से में से 229 थे मतलब प्रांतों से, और रियासतों से थे 70 लोग, ठीक है। तो अब इनको कहा गया जल्दी से जल्दी आप जिस भी पाकिस्तान या भारत में शामिल होना चाहते हैं हो जाइए। तो इनके बारे में हमने ये देख लिया। तो ये संख्या हमें देखनी थी जो कि हमने देख ली है। अब हम कार्यप्रणाली पढ़ सकते हैं, तो आ जाइए।
तो आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ सवाल कर लूँ ताकि आपको समझ में आए कि नहीं ये समझ में आए। हमने संविधान सभा की मांग पढ़ी थी सबसे पहले, तो सबसे पहले क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि संविधान सभा की मांग किसने की थी? एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय कौन थे? एम.एन. रॉय एक साम्यवादी नेता थे, ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया रहेगा। संविधान सभा का गठन हमने बहुत अच्छे से अभी देख लिया है, तो अगर नहीं आया है समझ में एक बार जाइए रिवर्स में और फिर से देख लीजिए। अब आ जाते हैं हम कार्यप्रणाली की। किसकी कार्यप्रणाली? तो संविधान सभा की ही कार्यप्रणाली पढ़नी है हमें। संविधान सभा की कार्यप्रणाली, ठीक है, कार्यप्रणाली। तो सबसे पहले जो बैठक हुई वो 9 दिसंबर को हुई। अब 9 दिसंबर को जो बैठक हुई तो 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई और इस बैठक में पहले जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो चुने गए। अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए यहाँ पे? सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए। ये सबसे वरिष्ठ थे, मतलब सबसे बड़े थे, तो इसलिए चुना गया। ऐसा फ्रांस की तर्ज पे किया गया, क्योंकि फ्रांस में ऐसा हुआ था कि संविधान सभा थी ना, तो जो पहले संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष हैं वो वरिष्ठ चुने गए थे, तो वैसे ही हमने भी किया। अब दूसरी बैठक हुई 10 दिसंबर 1946 को। इस बैठक में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है समझना, बट हम कार्यप्रणाली समझ रहे हैं तो कैसे कैसे आगे बढ़ी ये सब कुछ देख रहे हैं। फिर 11 दिसंबर 1946 इस दिन क्या हुआ? स्थायी अध्यक्ष चुने गए। स्थायी अध्यक्ष कौन चुना गया? और राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। फिर अस्थायी अध्यक्ष कुछ दिनों बाद बनाए जाते हैं, जनवरी और जुलाई में 2 बनाए जाते हैं, कृष्णमाचारी और एक कौन थे दूसरे व्यक्ति, उनका नाम आप कमेंट में बता देंगे। फिर 12 दिसंबर 1946 चौथी बैठक हुई, कुछ खास नहीं हुआ। फिर 13 दिसंबर को मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1946 में ही क्या हुआ? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। अब ये उद्देश्य प्रस्ताव वही प्रस्ताव है जिसके आधार पे हमारी प्रस्तावना बननी है, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है, प्रस्तावना बननी है। अब यहाँ पे जो है ये उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था? तो इसको जो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू, हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने रखा था। तो इस तरीके से काम होता रहा, चलता रहा, चीज़ें होती रही। हमें यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट जाना था पहली और तीसरी और 5वीं बैठक में क्या क्या काम हुए, ठीक है। और क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे कि एक कितनी बार पूछा गया कि उद्देश्य प्रस्ताव किस बैठक में रखा गया था, कितने तारीख को रखा गया था, तो मैंने इस वजह से क्रोनोलॉजी के साथ में बता दिया ताकि आपको याद रहे कि 9, 10, 11, 12। सो 9 इम्पोर्टेंट है, 10 इम्पोर्टेंट नहीं है, 11 इम्पोर्टेंट है, 12 इम्पोर्टेंट नहीं है, 13 इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि संविधान सभा की समितियों पर। तो संविधान सभा में जितना भी काम किया जा रहा था वो एक इंसान तो कर नहीं रहा था, वो सब मिलके कर रहे थे। तो मिलके करना है तो कौन किस पे काम करने के लिए बैठ जाए, इसके लिए क्या होनी चाहिए? समितियाँ। तो संविधान सभा की समितियाँ हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या देखना है कि जो 8 थी वो मुख्य बड़ी मतलब कि समितियाँ थीं और बाकी जो समितियाँ थीं वो छोटी समितियाँ थीं, जैसे झंडा समिति हो गई और अन्य समिति। तो यहाँ पे हम व्यक्ति के अनुसार देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं अपने राष्ट्रपति को, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। राजेंद्र प्रसाद 2 समितियों के अध्यक्ष थे, अध्यक्ष ही पूछा जाता है ज़्यादातर एग्जाम्स में। तो एक थी नियम समिति और एक थी कार्य संचालन समिति। तो इन दोनों के ही जो थे वो कौन थे अध्यक्ष, इसको आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि अध्यक्ष क्या करता है? नियम बनाता है, संचालन ठीक से हो ये देखता है। तो कार्य संचालन नियम समिति के ए थे। फिर दूसरा देखना है जवाहरलाल नेहरू, यानी कि नेहरू जी जिनके अध्यक्ष थे, तो ये 3 के थे। एक संघ संविधान समिति थी उसके थे, दूसरा संघीय समिति के थे और तीसरा राज्यों से जो समझौता करना है उस समिति के थे।
मतलब अध्यक्ष, इन तीनों समितियों के अध्यक्ष थे डॉक्टर वो नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी। फिर जो तीसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वो है वल्लभ भाई पटेल, यानी कि लोहे पुरुष। ये जो थे ये संघ से संविधान के जो अध्यक्ष थे ये थे राज्य के या प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष। और दूसरे एक छोटी छोटी समितियां थी जैसे कि मौलिक अधिकारों की समितियां, अल्पसंख्यकों के लिए समितियां। तो उन 5 समितियों को मतलब 5 समितियों को एक बड़ी समिति में रखा गया था। तो उस समिति के भी अध्यक्ष ये थे। 5 छोटी छोटी समितियों के अध्यक्ष थे, जिसमें फंडामेंटल राइट जिसके JB कृपलानी थे अध्यक्ष, ढक्कर बाबा जनजातियों के क्षेत्र रिलेटेड थे। ऐसी 5 समितियां थी। और अब इधर कितनी हो गई समितियां? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि 8वीं के हैं जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अब अंबेडकर जी कह लीजिए आप, मैं बस मतलब बहुत माननीय सम्माननीय, और इनका तो सबको पता होगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और अब जो छोटी छोटी समितियां हैं उनको भी देखेंगे। छोटी छोटी समितियों में झंडा समिति के जो थे वो कौन थे? यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऐसे ही पठाभी रमैया, सीतारमैया थे। कुछ थे, उतने ज़्यादा खास नहीं है, तो मैं इसको आगे बढ़ा सकती हूँ। ठीक है, तो ये हो गया संविधान समिति की समितियाँ, मुख्य समितियाँ हैं ये। ठीक है, मुख्य समितियाँ लिख सकती हूँ मैं यहाँ पे, समितियाँ। आई होप कि समझ में आया होगा। देखिए, अगर आप नोट्स बनाते हैं ना तो आप आसानी से मैं जैसे पढ़ा रही हूँ उससे नोट्स बना सकते हैं। बट अगर आपको इसका नोट चाहिए होगा तो आप मुझे DM कर सकते हैं। अगर वर्थ इट लगे तो ले लेना। 100 रुपये का ही नोट है, 99 मान लो या 100 मान लो। 100 रुपये, 100 रुपये का नोट रहेगा। टेलीग्राम है चैनल का लिंक, उस पे जाना। पहले तो चैनल पे चले जाना, फिर पर्सनल मुझे जाके और DM कर देना। वहाँ पे 100 रुपये का ही नोट है, लेकिन वो नोट वैलिड है या नहीं, वर्थ इट है या नहीं, उसके लिए 100 रुपये आप खुद बताएंगे। आप मात्र 50 से 100 पेजेस के बीच में पूरा पॉलिटिकल साइंस 100 बार रिवाइज करने की कैपेसिटी रख पाएंगे केवल एक नोट देख के। तो ये आप पे डिपेंड करता है। 100 रुपये की तो हम पानी पूरी हुई लेते हैं। और जो सच में जो मतलब पुअर होंगे उनके लिए ये है कि मैं एक क्वेश्चंस बनाऊंगी तो उनके आंसर्स जो पूरे दे देगा, एंड वो सच में अगर पुअर होंगे और वो कहेंगे कि हमें फ्री में ही चाहिए तो उनको हम फ्री में दे देंगे। क्योंकि मैं खुद एक बहुत पुअर स्टूडेंट रही हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ। तो हमें मेहनत करने में परेशानी नहीं होती, हमारे पास पैसे नहीं होते। तो अगर ऐसे बच्चे रहे होंगे तो ऑफकोर्स मैं उनकी मदद के लिए हूँ। लेकिन जिनके पास होगा तो 100 रुपये कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर इतना अच्छा नोट्स रहेगा आपके लिए, आप खुद बता देना। ऐसा नोट अगर आपको पूरे YouTube पर पॉलिटिकल साइंस का मिल जाए तो ही मुझे बता दीजिएगा, मैं 50% ऑफ पे दे दूँगी 100 की जगह। ठीक है, तो संविधान सभा की हम समितियाँ पढ़ रहे थे। संविधान सभा की हमने मुख्य समितियाँ देखी थी। हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की नियम और कार्य संचालन समिति, नेहरू जी की संघ संविधान समिति, और नेहरू जी थे संघीय समिति के अध्यक्ष। नेहरू जी थे राज्यों से समझौता करने वाली समिति के अध्यक्ष। वल्लभ भाई पटेल जो हैं वो राज्यों के राज्य या प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। और जो छोटी छोटी उप समितियाँ थे उनके एक अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं वो हमारे शिल्पकार माने जाते हैं संविधान के। वो मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे माने जाते हैं प्रारूप समिति के। तो अब हमें प्रारूप समिति को देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी प्रारूप समिति के अध्यक्षों के बारे में, मतलब अध्यक्षों नहीं, सदस्यों के बारे में। तो देखिए, प्रारूप समिति जो है, प्रारूप समिति, ठीक है, प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947। अब याद पता नहीं किसको कैसे रहता है या नहीं, मुझे तो ऐसे याद रहता है कि 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली, उसमें 14 जोड़ेंगे, मतलब 15 से एक कम जोड़ेंगे तो 29 अगस्त होगा, और उस दिन हमारी प्रारूप समिति बन गई थी। अब इसके सदस्यों की बात करते हैं कि सदस्य कौन था। ठीक है, सदस्य, ठीक है, क्या बात है, वाह। हाँ, तो
सदस्य। ठीक है, अब यहाँ पे 7 सदस्य हैं टोटल। 7 सदस्यों में से 2 सदस्य खेतान और मतलब उनके पूरे नाम आपको याद करने में थोड़ा सा हो सकता है। वैसे अगर आप पॉलिटिकल साइंस बस पढ़ने वाले हैं, यानी कि आपका ऑप्शनल है यूपीएससी में, या फिर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, देन आपको पूरे नाम पता होंगे भी। बट एज अ सिंपल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आपको उनका हाफ भी नाम पता चले तो सही है। अय्यर, अयंगर, सादुल्ला, मुंशी, खेतान और मित्र। अब ये कृष्णाचारी आए थे खेतान की बदले, ठीक है, इनके बदले चाहे ये आए हों क्योंकि वो एक्सपायर हो गए थे वेरी रिस्पेक्ट के साथ में, और मित्र जो हैं वो एक व्यक्ति के बदले आए थे। और हमें अध्यक्ष तो पता ही है कि अध्यक्ष इसके कौन थे, अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, BR अम्बेडकर। तो अय्यर, अयंगर, सादुल्ला, मुंशी, मतलब ये मुंशी नहीं है, KM मुंशी हैं। पूरे नाम थोड़े बड़े हैं, तो इस तरीके से अगर आप याद रखेंगे तो आई होप कि आपको याद रहेगा। ये आ से ही हैं, मतलब कि सादुल्ला, मुंशी 6-7 बार आप इसको पढ़े बस चलेंगे, अय्यर, अयंगर, सादुल्ला, मुंशी, खेतान, मित्र, तो आपको याद रहेगा। ठीक है, तो इस वजह से मैंने आपको ये बता दिया। और अध्यक्ष तो आपको पता ही है BR अम्बेडकर, तो वो तो आप कभी भूलते ही नहीं होंगे, तो भूलने की बात ही नहीं है। अब हम बात करते हैं संविधान सभा के बाद जो संविधान सभा थी, मतलब स्वतंत्रता के बाद जो संविधान सभा थी उसकी स्थिति क्या थी, उसके कामों में कौन सा बदलाव आया था। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। हाँ, तो स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चेंज क्या हुआ होगा स्वतंत्रता के बाद, एक तो संविधान सभा जो थी वो संप्रभु निकाय बन गई। कैसे संप्रभु निकाय बन गई? सभा संप्रभु निकाय बन गई, संप्रभु निकाय, यानी अब इसके पास में अनलिमिटेड शक्तियाँ थी। एक तरह से वो किसी भी कानून को जोड़ सकती थी, हटा सकती थी, कुछ भी कर सकती थी। तो स्वतंत्रता के बाद भारत पाकिस्तान नाम के 2 डोमिनियन बनते हैं। अब भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो जाते हैं, तो भारत पाकिस्तान नाम से 2 डोमिनियन देश बन जाते हैं। और यहाँ पे जो संविधान सभा के सदस्य हैं जो पाकिस्तान में शामिल हो गए थे वो यहाँ से चले जाते हैं। तो ये बात तो मैं पहले ही बता चुकी थी। संविधान सभा एक संप्रभु निकाय बन गई थी, ये इम्पोर्टेंट है। अब संविधान सभा 2 तरीके के काम कर रही थी, ठीक है। एक तो वो संविधान सभा थी, तो जिस दिन संविधान सभा की बैठक होती थी उस दिन उसकी अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जिस दिन ये विधायिका के तौर पे काम करती थी उस दिन जो विधायिका के पहले अध्यक्ष थे मावलंकर, गणेश GV मावलंकर, ठीक है। तो वो जो थे वो अध्यक्षता करते थे, तो ये याद रखेंगे आप। अब संविधान सभा के मतलब स्वतंत्रता के बाद जो संविधान सभा थी इसने दोनों ही काम ठीक से किए, अच्छे से किए। और फिर यहाँ पे हम एक और चीज़ देखेंगे, संविधान सभा को पहली बार कब पढ़ा गया, तो इसको पढ़ा गया था 14 या 24 कुछ ऐसा था। और दूसरी यहाँ पे बात करनी है कि 3 बार इनकी मतलब कि अच्छे से वो प्रॉपरली ऐसे होते थे कि 4 से लेके और 9 नवंबर 1947 में पढ़ा गया। फिर 15 नवंबर 1947 से लेके 1948 से लेके और
1949 तक, 17 नवंबर 1949 तक उसका अध्ययन चला, मतलब बैठक हुई और उस पर लगातार डिस्कशन चले। और फिर था जो वो था लास्ट में, यानी कि 14 से लेके था 24 नवंबर 1949 और 26 नवंबर 1949 को क्या हो जाता है, अधिनियमित कर दिया जाता है ना। तो ये हो गया। अब इसके बाद में हमें देखने हैं संविधान के वो, लेकिन थोड़ा हम पानी पी लें। तो हमने देखा कि पहली बार पठन पाठन कब हुआ संविधान का, तो 4 नवंबर 1948 को हुआ। चर्चाएं जो हुई 4 नवंबर से लेके स्टार्ट हो गया, तो 4 नवंबर से लेके 9 नवंबर 1948 में पहली चर्चा हुई। दूसरी चर्चा 15 नवंबर 1948 से 17 नवंबर 1949 तक चली। और तीसरी चर्चा जो है वो 14 नवंबर 1948 से 17 नवंबर, अच्छा ये मैं दूसरी बोल चुकी हूँ, ये तीसरी है। तो तीसरी ये चर्चा जो है 14 नवंबर 1949 से लेके और 26 जनवरी 1949 तक चली। तो ये तीनों चर्चाएं आप देख लीजिएगा एक बार। समय कितना लगा पूरे संविधान को बनने में, तो अब हम बात कर रहे हैं फैक्ट्स की। तो संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जिनको अब हम देख लेते हैं। तो समय कितना लगा, 2 साल यानी 2 ईयर्स 11 मंथ्स और 18 डेज, ठीक है। खर्चा कितना आया, 64 लाख रुपए खर्चा आया। मुख्य सलाहकार कौन थे संविधान सभा के लिए, तो वो थे VN राव। और जो संविधान सभा थी उसके लिए उसके सचिव कौन थे, उसके सचिव थे BR अयंगर। ये अयंगर नहीं, ये दूसरे वाले अयंगर हैं, वो प्रारूप समिति से अलग। मुख्य प्रारूपकार जो थे वो थे मुखर्जी। और जो सुलेखक थे वो थे, काफ़ी बड़ा नाम है, रायज़ादा हैं एक, तो वो। और प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा। और जो सौंदर्यीकरण करने वाले व्यक्ति थे वो थे नंदलाल बोस और राम मनोहर। हिंदी संस्करण जो लिखा वो लिखा बसंत वैद्य ने। तो हाँ, पूरे नाम इनके आपको लॉन्ग फॉर्मेट में लंबे टाइम तक याद करने में दिक्कत भी आएगा, तो ऐसे शॉर्ट में याद कर लीजिएगा। अब जो राष्ट्रीय ध्वज है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1947 को। फिर राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को। और हमारे जो राष्ट्रपति हैं पहले, वो भी 24 जनवरी 1950 को ही मतलब कि वो राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए। मतलब ये एक तरीके से राष्ट्रपतियों ने भी अपनाया गया। तो ये चीज़ें हो गई हैं, लेकिन अब मैंने कहा था मैं अपने तरीके से बताऊंगी। तो अपना तरीका क्या है, ऐसा क्या ही मुझे अलग करना है, तो कुछ नहीं करना है। इसको मैं फिनिश कर देती हूँ क्योंकि मैं सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ। यार एक बार रिवाइज कराना था, है ना। तो हाँ, समय कितना लगा, समय लगा 2 साल 11 महीने 18 दिन। खर्चा आया 64,000। प्रारूप समिति के जो सचिव थे वो थे अयंगर, और जो उसके मुख्य प्रारूपकार थे वो थे क्या कहते हैं, VN राव। और चलिए अब हम देख लेते हैं आराम से। तो ये तो हो गया, एक आपने रीडिंग लगाई नॉर्मली। अब आपको लगता है कि ये टॉपिक आपको आता है, इतना आसान नहीं है एग्ज़ाम में इसको लेके जाना। 25-30 मिनट की वीडियो हो चुकी होगी, तो ये तो आप पूरा लेके नहीं जा सकते। 1 मिनट का कंटेंट याद करने में टाइम लगता है, समझ में आई बात। ये तो 30 मिनट की बात हो गई। तो अब इसको रिकॉल करने के लिए क्या करें, तो मैं यहाँ पे 3R
वो बताने वाली हूँ आपको कि हमारा दिमाग हम कुछ भी पढ़ते हैं तो पढ़ते कैसे। तो फर्स्ट होता है रजिस्ट्रेशन। जब हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो वो हमारे दिमाग में रजिस्टर होती है। जैसे हम कहीं पे भी जाते हैं तो एडमिशन लेते हैं तो हमारा रजिस्टर में नाम हो जाता है, तो रजिस्ट्रेशन कहते हैं ना, रजिस्ट्रेशन होने लगे। फिर आता है कि रीस्टोर। अब वो जो हमने पढ़ा, अब यहाँ पे रजिस्टर कैसे होती है जब भी कोई हम चीज़ पढ़ते हैं, रीडिंग से। अब रीडिंग करते हैं, अंडरस्टैंडिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं यानी नोट्स बनाते हैं, या मतलब देख के ही लिख रहे हो तो वो दूसरी बात हो जाएगी। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे जो नहीं करते हैं वो है इमोशंस को हम इनबिल्ड नहीं करते। हम अपनी पूरी जो मल्टीपल सेंसेस हैं उनका यूज़ नहीं करते। हम केवल रीडिंग, राइटिंग और अंडरस्टैंडिंग की कोशिश करते हैं और हम लर्निंग पे फोकस नहीं करते। लेकिन लर्निंग से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसको फील करें। अब फील कैसे करेंगे, जैसे कि मैंने कहा कि झंडा समिति, तो आपके सामने झंडा उड़ रहा है और आप फील कर रहे हो कि 22 जुलाई फर्स्ट टाइम था कि झंडा अपना लिया गया, एंड आपके अंदर जो जज्बा आया वो फर्स्ट टाइम जब आपने बचपन में झंडे को देखा होगा, एंड रोंगटे वो खड़े होते हैं, अभी भी जो आप खड़े होते हैं जब राष्ट्रगान होता है, देन दिस इज़ इन्वॉल्व इन रजिस्ट्रेशन। अगर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपने अपनी फीलिंग्स को, अपने आप को, स्टोरी टेलिंग को, अपने बॉडी पार्ट्स को उसमें डाल दिया, नहीं भूलेगा टॉपिक। कोई शॉकिंग चीज़ कर दी, जैसे कि कुछ यादें या कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में ऐसी हैं जो हम चाहते हैं कि हम भूल जाएं, बट वो हम भूल नहीं पा रहे हैं, और जो हम चाहते हैं कि याद हो जाए वो याद नहीं हो रही है। तो हमें हमारे ह्यूमन माइंड को, हमें हमारे बिहेवियर को समझने की ज़रूरत है। कई लोगों को लिख के याद होता होगा, जैसे मैं हूँ, तो मैं जब पढ़ाई करती थी मैं लिख के याद करती थी। जितनी ज़्यादा लिखती थी उतनी याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बस लिखने से, एज इट इज़ लिखने से, या उसको छोटा छोटा लिखने से, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट नोट्स के रूप में लिखने से मेरी अंडरस्टैंडिंग 3 गुना बढ़ जाती थी। तो वैसे तो सबके लिए काम करता है, लेकिन कई बच्चे बहुत आलसी होते हैं लिखने में। तो आलस को दूर करो, लिखो। एंड डेविड गॉगिन्स नाम के एक व्यक्ति हैं, वो मतलब कि बहुत आगे बढ़ गए थे, लेकिन फिर भी उनको फर्स्ट क्लास के बच्चे की तरह पढ़ना तक नहीं आता था। 3rd क्लास के बच्चे के लायक भी ये स्टडी में वो नहीं थे। तो वो हर एक चीज़ को लिखते थे, डाइट को भी इवन लिखते थे कि मुझे डाइट लेना है इतने टाइम पे, हर चीज़ लिखते थे। 3 बार फेल हुए, लेकिन आज पूरी दुनिया उन्हें उनके डिसिप्लिन के लिए जानती है। उनकी एक बुक है कांट हर्ट मी। तो जब हम अपने आप को निचोड़ते हैं, जब हम अपने आप से कहते हैं नहीं, नो, हमें रुकना नहीं है, हम रुकने के लिए पैदा नहीं हुए, हमें काम करना है, हम गिरेंगे ज़रूर बट हम करें। तो जब हम ऐसे इमोशंस के साथ में अपने आप को वो करते हैं, स्टोरी टेलिंग करते हैं, अपने आप से जोड़ते हैं, अपने फ्रेंड्स से, शौक से, किसी चीज़ से जोड़ते हैं, तो रजिस्ट्रेशन स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो एक तो है कि इमोशंस को उसमें डालिए, दूसरा स्टोरी अगर बना सकते हैं तो बनाइए, तो रजिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब रिस्टोर की बात आती है, तो रिस्टोर में क्या, आपने नोट्स बना लिए हैं, या आपने स्टोरी टेलिंग भी की है, या उसको फील भी करा है, लेकिन उसको बार बार ऐसा नहीं किया है, तो आपके साथ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो रिवीजन करना है। कई लोग कहते हैं कि 1 हफ्ते में रिवाइज़ करो, एक बार, फिर 1 मंथ में करो। आज के टाइम पे जहाँ पे 15 सेकेंड्स की रील में हम बोर हो रहे हैं, शॉर्ट्स में बोर हो रहे हैं, और हमारा जो ध्यान का टाइम है वो बहुत लिमिटेड होता जा रहा है, तो मैं कहूँगी आपने अभी पढ़ा ना, आप विदिन 1 घंटे के अंदर इसको रिवाइज़ करो, फिर 10 घंटे के अंदर रिवाइज़ करो, फिर आप 1 वीक के अंदर, और 15 दिन, यानी कि क्या कहते हैं 15 दिन के दिनों को, तो 15 दिन में करो, फिर 1 मंथ में करो, देन आपको फील होगा कि आपका स्ट्रॉन्ग हो गया है रिवीजन। तो यहाँ पे रिवीजन करना है, रिवीजन करना है। यहाँ पे सबसे बेस्ट क्या हो सकता है, आप टीच कर दो उसी टॉपिक को किसी के लिए, या एक्टिव रिकॉल कर दो, बिना किसी को मतलब कि किसी से नहीं बात करने में मज़ा आता है हमें, हम इंट्रोवर्ट हैं, तो हमें एक्टिव रिकॉल करने के लिए बैठ जाए। हाँ, मेरा भाई पूरे टाइम मुझे खाने के लिए कहता है, मैं पतली हूँ ना, बहुत केयर करता है मेरी, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है अपना भाई, सबको ऐसे भाई मिले।
रिकॉल यानी कि टेस्ट देना है आपको। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो काम हो जाएगा, और मैंने आपका काम बहुत ईजी किया है, मतलब मैंने अंडरस्टैंडिंग कराई है, आप थोड़ा 1-2 बार उसको पढ़िए। अब एक और चीज़ बता दी, 3 बार जोर से चीख के जो भी कंटेंट है उसको पढ़ लो। 5 बार उसको चीख के पढ़ लो, 3 बार उसको लिख लो, देख के लिख लो या बिना देखे, फिर उसको 1 बार बिना देखे लिख लो। ये प्रोसेस हर दिन अपनाओ। कोई भी टॉपिक हो ऐसे याद होगा कि ज़िंदगी में नहीं हुआ होगा। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश कर दी है। अब हमें रिवीजन करना है एंड देन एक क्लास कंप्लीट। तो चलिए रिवाइज करते हैं। अब यहाँ पे या तो आइज़ क्लोज कर लीजिए या पूरा फोकस मेरे ऊपर ले आइए, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चंस करूँगी एंड उनके आंसर्स आपको करने हैं। तो पहला क्वेश्चन, संविधान सभा की मांग किसने सबसे पहले की थी? अगस्त प्रस्ताव किससे संबंधित था? अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था? अब आपको मुझे बताना है कि ये हो गया संविधान सभा की मांग से रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ आपसे। संविधान सभा का गठन के बारे में कह रहे हैं हम। तो संविधान सभा का गठन किसके आधार पे हुआ था? दूसरा क्वेश्चन, ये बताना है कि कैबिनेट मिशन ने कितने सदस्यों की संख्या को बताया था? कितने लाख लोगों पर एक सीट का आवंटन किया गया था? तीसरा क्वेश्चन है आपसे कि संविधान सभा में जो है वो चुनी गई थी या मतलब कि मनोनयन हुआ था या निर्वाचन हुआ था, ठीक है, मनोनीत थी या निर्वाचित थी, प्रत्यक्ष चुनाव हुआ था या अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। अब आपको बताना है कि मुस्लिम लीग कितने सीटों पर चुनाव में जीती थी, और आपको बताना है अब संविधान की कार्यप्रणाली के बारे में। तो संविधान के प्रथम जो अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष थे, वो कौन थे, उनका नाम बताना है। आपको अब बताना है कि जो हमारे स्थायी अध्यक्ष हैं वो किस संविधान सभा की बैठक में चुने गए। आपको मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है कि जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो कब लाया गया था, कौन लाया था और कब वो अप्रूव हुआ था। ये क्वेश्चन का आंसर मैंने नहीं दिया है वीडियो के अंदर, तो ये आपके लिए एक न्यू क्वेश्चन है। अब आपको मुझे बताना है संविधान सभा की समितियों के बारे में। तो आप मुझे बताएंगे कि प्रारूप समिति में जो मैंने 7 सदस्य बताए थे उनका नाम बताना है। चलिए मैं बता देती हूँ आपको। हमने बात की थी अयंगर, अय्यर, सादुल्ला, KM मुंशी और क्या कहते हैं खेतान कृष्णमाचारी के बदले आए थे, और माधव के बदले आए थे मित्र, ठीक है। तो ये 6 हो गए, और अध्यक्ष का नाम आपको बताना है। अब आपको मुझे बताना है कि संविधान सभा के जो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे वो कौन थे। दूसरा आपको बताना है कि कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तीसरा आपको बताना है कि जवाहरलाल नेहरू किन किन समितियों के अध्यक्ष थे। चौथा आपको बताना है कि जो मौलिक अधिकारों की एक समिति थी उसका नाम बताया था, मैंने लिखा नहीं था, तो उनके अध्यक्ष कौन थे। और आपको बताना है नेक्स्ट जो है झंडा समिति के अध्यक्ष के नाम बताना है। स्वतंत्रता के बाद की बात हो रही है, तो चर्चाएं बतानी है कि तीसरी चर्चा कब हुई थी, और आपको बताना है कि संविधान सभा को संविधान बनाने में कितना टाइम लगा था, संविधान सभा बनाने के लिए कितना खर्च हुआ था, और संविधान जो है उनको किसने लिखा था, उस पर सौंदर्यीकरण किसने किया था, उसके मुख्य प्रारूपकार कौन थे। इन सभी सवालों के जवाब देने हैं। अगर आप इनमें से 70 क्वेश्चंस के आंसर देते हैं देन खुद को इतनी बार थपथपाना है, एक छोटी सी टॉफ़ी खा लेनी है। वैसे मीठा अच्छा नहीं होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको जो भी बहुत अच्छा लगता है वो कर लेना है। आपको नहीं आया है तो आपको 3 बार लिखना है, ये आपकी सज़ा है एक तरीके से। और दूसरा चीज़ जो भी मैंने क्वेश्चंस किए हैं, अगर आपको 100% आ गए हैं तो फिर आपको एक डांस कर ही लेना है। अगर आपको 30% भी क्वेश्चंस नहीं आए हैं तो आपको रीडिंग स्पीड और वीडियो कैसे देखते हैं, जब हम कोई भी पढ़ाई वाली वीडियो देखते हैं तो उस पर भी काम करना पड़ेगा। ओके, सो या
और आपको कैसी लगी क्लास, क्या समझ आया, क्या समझ नहीं आया, क्या और अच्छा किया जा सकता है। हाँ, आप ये मत बोलना कि मैं बोर्ड चेंज कर लो, बोर्ड होता दूसरा चेंज करने के लिए तो ऑफ कोर्स कर चुकी होती, एंड इसके उस साइड पे आता नहीं है। तो ये मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई है पॉलिटिकल साइंस की। आई होप कि बहुत मज़ा आएगा। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ाने में, तो आपको भी पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।